कम ऑन गाइस, एक स्टार्टअप हर कोई करना चाहता है, लेकिन सबके मन में यही सवाल होता है, यार पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे, फंडिंग कहाँ से मिलेगी। तो यहीं पे एंट्री होती है पूरी एक इन्वेस्टिंग की दुनिया की। वहां पे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, बहुत तरह के इन्वेस्टर्स पहुंच जाते हैं। ये आपको स्टार्टअप ऊपर बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करते हैं। तो अगर आप कोई स्टार्टअप फाउंडर हो, या फ्यूचर में आप स्टार्टअप करने का सोच रहे हो, या फिर आप सिर्फ यही जानना चाहते हो कि ये पूरी इंडस्ट्री काम कैसे करती है, वहां पे क्या रोल्स होता है, वो पैसे कैसे कमाते हैं, वो क्यों फंडिंग करते हैं हमको, और स्टार्टअप को इससे क्या फायदा होता है, क्या सिर्फ ये पैसे देते हैं या फिर कुछ और भी चीजें देते हैं, आज ये सारी चीजें क्लियर करते हैं इस वीडियो में। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेके चलता हूं मैं स्क्रीन पर। तो ये देखो, मैंने पीडीएफ बना के रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये लिंक्डइन के ऊपर अपलोडेड रहेगा, ये 1 क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हो और रेफर कर सकते हो आराम से। तो बस शांति से बैठो और सुनो। तो क्या है, सबसे पहले अपन चालू करते हैं वेंचर कैपिटल। ये आप बहुत बार टर्म, बहुत बार हर जगह पे सुनते रहोगे, न्यूज में सुनोगे, वीडियोस में सुनोगे, कि किसी के ब्लॉग वगैरह में से सुन लोगे। और खास करके अब जैसे जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम बूम होते जा रहे हैं इंडिया में, बड़े बड़े स्टार्टअप्स, अब जो भी यहाँ के बड़े बड़े स्टार्टअप्स ले लो, ये सिर्फ यहाँ के ही नहीं, पूरे ग्लोबल स्टार्टअप्स ले लो, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये जितने भी बड़े अभी सबसे पॉपुलर आज के टाइम पे चल रहा है, जैसे चैट जीपीटी, डीपसीक वगैरह, ये सारे के सारे फंडेड स्टार्टअप है। कोई भी कहता है ना कि हमारा स्टार्टअप फंडेड है, तो मोस्टली क्या होता है उसमें, वेंचर कैपिटल फंडिंग किया ही होगा उसमें। वेंचर कैपिटल बेसिकली क्या होता है, वेंचर कैपिटल एक कंपनी की टाइप समझ, कंपनी की तरह समझ लो। वो क्या करते हैं, वो पैसे को इकट्ठा करते हैं और कंपनी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं मैं आगे बताता हूं, बट अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने पास रख लो। अब मैं अब इस वीडियो में वेंचर कैपिटल टर्म भी यूज करूंगा और कभी कभी मैं वीसी भी बोल दूंगा, तो दोनों में कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट के लिए वीसी यूज करूंगा, राइट। तो चलो सबसे पहले अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं कि वेंचर कैपिटल होता क्या है। देखो, वेंचर कैपिटल ना एक स्पेशल टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें वो क्या करते हैं, कोई भी स्टार्टअप्स होता है, अब मान लो अब आपको कोई स्टार्टअप करना है, तो आप स्टार्टअप करने के लिए आपके पास क्या पहले से कुछ सॉलिड चीजें हैं क्या, जैसे कि आपके पास क्या पैसे हैं क्या, आपके पास कस्टमर्स हैं क्या, या आपके पास जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो चीज है क्या, नहीं। तो आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है या कम है, बहुत कम है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। आप नया नया मार्केट में उतर रहे हो, आपके बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका कंपटीशन क्या है, आप किस मार्केट में उतर रहे हो, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारी चीजें। और इसमें से एक भी चीज थोड़ी सी भी रॉन्ग होती है, आपका पूरा स्टार्टअप फेल हो सकता है। तो कोई भी स्टार्टअप होता है उसमें सबसे एक चीज स्टार्टअप को डिफरेंशिएट करता है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स और कंपनी से, वो क्या है, वो है रिस्क। और वेंचर कैपिटल वही उसी इसी टाइम पे एंटर करते हैं। वेंचर कैपिटल का क्या काम होता है, वो इन स्टार्टअप्स को फंडिंग देने का काम होता है। वो जनरली क्या करते हैं, कोई भी स्टार्टअप जो नए आइडिया पे काम कर रहा है, या फिर कुछ कोई चीज है, या तो आप कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्व करो, या फिर कोई आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करो, या फिर जैसे कि एफिशिएंसी उसकी 10x हो गई हो, ऐसा कुछ करो आप। तो ऐसे टाइप के जो भी स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनको फंडिंग करने का काम कौन करता है, वेंचर कैपिटल। क्या ये वेंचर कैपिटल हर स्टार्टअप को, हर इंडस्ट्री के करता है क्या, डिपेंड करता है। हर वेंचर कैपिटल, कुछ कुछ वेंचर कैपिटल होते हैं ना, वो सेक्टर फोकस्ड होते हैं। मतलब जैसे मान लो मैंने अपनी वेंचर कैपिटल का फर्म बनाया, और अब मैंने सोचा है कि ना मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर वाले जो भी स्टार्टअप्स होंगे मैं उनको फंडिंग करूंगा, या फिर जो क्लाइमेट टेक वाले स्टार्टअप्स होंगे सिर्फ उनको फंड करूंगा, या फिर जो सिर्फ एआई से रिलेटेड स्टार्टअप्स होंगे उनको फंड करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। कोई कोई होता है कि मैं सबको फंड कर दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से सेक्टर में हो। वो डिपेंड करता है, हर वीसी फर्म का अपना अपना होता है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला वेंचर कैपिटल हमें फंड करेगा कि नहीं, सिंपल है, जाओ उनके वेबसाइट पे जाके आप उनको अबाउट सेक्शन में देखो, वो अपने बारे में होम पेज पे उनके देखो, वो वहां पे क्लियर मेंशन कर रहे होते हैं कि हमारे हमारे लिए क्या क्राइटेरिया है किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का। क्लियर। आप जैसे बड़े बड़े नाम आप सुनते ही रहोगे, E16Z, सिकोया कैपिटल, पता नहीं क्या अपने इंडिया में एंटलर, टाइटन कैपिटल। आप शार्क टैंक देखते हो, वहां पे जो कुणाल बाल है वो खुद एक वेंचर कैपिटल फर्म के फाउंडर है, टाइटन कैपिटल नाम से। तो ऐसे बहुत सारे हैं, एंटलर, सिकोया, मतलब आप एक बार गूगल सर्च करके देखो, आपको बहुत सारे वेंचर कैपिटल मिल जाएंगे। और ये वेंचर कैपिटल की शुरुआत यूएस वगैरह से स्टार्ट हुई, ये इंडिया में आए हुए बहुत ज्यादा देर टाइम नहीं हुआ है। धीरे धीरे ये इवॉल्व होता जा रहा है। जैसे जैसे स्टार्टअप के बारे में लोगों को ज्यादा पता चल रहा है, जैसे जैसे इसके बारे में लोगों को अंदर क्रेज आ रहा है, सबको एक स्टार्टअप करने की एक जो अंदर से वो बोलते हैं ना किक मिल रहा है, वो उसी को देखते देखते वेंचर कैपिटल अपने इंडिया का भी बढ़ते ही जा रहा है, राइट। तो ये वेंचर कैपिटल क्या होता है ये समझ में आ गया आपको। अब हम ना दो तरह के होते हैं, आप प्राइवेट इक्विटी वर्ड भी सुनते रहोगे, कि जैसे भी हल्दीराम के ऊपर अब बात हो रही थी कि कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म है वो इन्वेस्ट करना चाह रही है, हल्दीराम को खरीदना चाह रही है, 60-70% जो भी नंबर है उतना स्टेक अक्वायर करना चाह रही है। फिर आप कहीं कहीं भी सुनते रहोगे कि कोई स्टार्टअप है उसमें एंजल इन्वेस्टर ने फंडिंग किया, आप शार्क टैंक के एपिसोड देखते हो,
तो इन सब में, इन तीनों में फर्क क्या है? देखो, फर्क ये होता है कि जो एंजल इन्वेस्टर होता है, नाम में क्या रखा है एंजल, एंजल यानी कि परी, परी मतलब कि एंजल इन्वेस्टर तब आप में इन्वेस्ट करता है जब आपके पास कुछ भी नहीं होता। एंजल मतलब बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 50, वो डिपेंड करता है। बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा और बहुत ही आप अर्ली स्टेज पे रहोगे कि आपको जस्ट स्टार्ट करना है, आपने कुछ आइडिया सोच लिया है, अब आपका उसका एक बेसिक वर्जन बनाना है। अगर आपके पास उसके लिए भी पैसे नहीं है, तो आपको जो पैसे देगा वो हो जाएगा एंजल इन्वेस्टर। तो जैसे जनरली ये जो शार्क टैंक्स में जो शार्क इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, ये एंजल इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हैं। अगर ये खुद के पैसे, अकेले अपना पैसा मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर्सनल, तो ये मैं हो जाऊंगा, मैं एंजल इन्वेस्टर कहलाऊंगा। लेकिन अगर मैं किसी फर्म के थ्रू आपके में इन्वेस्ट करता हूं, तो या तो फिर वो वेंचर कैपिटल हो सकता है या फिर प्राइवेट इक्विटी हो सकता है। अब वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में क्या फर्क है? जो वेंचर कैपिटल होता है ना, ये जनरली बहुत अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट कर देता है, मतलब ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाला गेम खेल रहा होता है। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? वो तुरंत स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट नहीं करता, वो जनरली जाता है इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस में। एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस यानी कि आप कोई बिजनेस है जो जैसे हल्दीराम के ऊपर आपने न्यूज सुना था, जैसे ये सब 10, 15, 20, 25, 30 सालों से चल रहे हुए बिजनेस, या फिर आपका काफी 5, 10 साल हो चुका है, आप बहुत अच्छा खासा आपका ऑलरेडी एक सॉलिड बिजनेस बन चुका है, तब वहां पे इन्वेस्ट करने आता है, वो होता है प्राइवेट इक्विटी। जो प्राइवेट इक्विटी वाले होते हैं वो थोड़ा कम रिस्क लेते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत बड़ा कैपिटल लगाते हैं। वेंचर कैपिटल रिस्क बहुत ज्यादा लेता है, थोड़ा कैपिटल कम लगाता है एज कंपेयर टू प्राइवेट इक्विटी, और यहाँ पे रिवॉर्ड का चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का गेम वेंचर कैपिटल होता है। प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? वो थोड़ा लेट स्टेज में आता है, वो पैसा बहुत ज्यादा पैसा डिप्लॉय कर देता है और उनके वो एक बहुत बहुत सॉलिड मैनेजमेंट टीम लेके आके वहां पे लगा देता है। तो इन तीनों का फर्क समझ में आया? तो जो एंजल इन्वेस्टर और जो प्राइवेट इक्विटी है उसके बीच में लाई करता है, वो होता है वेंचर कैपिटल। ये पूरा हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का गेम है। फिर अब इस वेंचर कैपिटल की जरूरत ही क्यों पड़ी? अभी देखो क्या होता है कि जो स्टार्टअप है, नॉर्मल स्टार्टअप है, अगर आप जाओगे या मैं जाऊंगा, कोई भी हम जाते हैं, मैं अपना स्टार्टअप कर रहा हूं, मैं बैंक के पास, अपने घर के पास में जो भी बैंक है, मैं वहां पे गया और मैं बोल रहा हूं कि मुझे स्टार्टअप करना है, तो क्या वो बैंक मुझे पैसे देगा? चांसेस 99% चांसेस है कि नहीं देगा, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं ना। बैंक आपको बोलेगा कि आपके पास कुछ कोलेटरल दो, जैसे कहते हैं ना कि कुछ गिरवी रखो। आपको, आप जैसे अपना घर, आप कुछ खरीद, लोन लेना होता है तो कोई बोलते हैं कि अपना सोना गिरवी रखो, या फिर अपना घर गिरवी रखो, या फिर गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलती है, तो वैसी सारी चीजें होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जब कोई कुछ कुछ नहीं है जिसके बदले में हमें कि कोई डेट यानी उधार दे सके, तो हमें पैसे कहां से मिलेगा? तो उसी केस में वेंचर कैपिटल काम आता है, क्योंकि जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उनके एक तो वैसे भी रिस्क बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब फेलियर रेट ऑलरेडी काफी ज्यादा होगा। और हमारे पास कोलेटरल क्या ही होगा? जो बंदा स्टार्टअप कर रहा है वो तो सब कुछ अपना लगा चुका होता है बिजनेस में, तो उसके पास क्या कोलेटरल होगा? तो उसी केस में वहां पे पैसे कोई और नहीं दे रहा होता, तब उस केस में इन्वेस्टर्स आते हैं, उसमें यही वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी सारे आ जाते हैं। तो अगर अब आप ये बात समझो कि अगर मान लो कि वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप जो भी आज स्टार्टअप्स देखते हो, अपना आप फोन खोलो, आप उसमें से कोई भी ऐप खोलो, आप मोस्टली चांसेस फोन पे खोल लो, फ्लिपकार्ट खोल लो, पेटीएम खोल लो, ये सारे के सारे वेंचर कैपिटल से फंडेड है। अगर आपको कोई भी स्टार्टअप करने के लिए पैसे ही नहीं दे रहा होगा, तो आप सोचो कि स्टार्टअप कहाँ, किस लेवल पे पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा, एक लेवल पे आके अटक जाएगा। स्टार्टअप को पैसे चाहिए होते हैं अपने आप को और बड़ा करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, कुछ कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, नया नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नए मार्केट में जाने के लिए बहुत पैसे, बहुत चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अगर बिना वेंचर कैपिटल के ये होना बहुत टफ हो जाता है, राइट? तो हाँ, और इसमें ना एक और टर्म होता है कि कोई भी बोलता है कि मेरा स्टार्टअप या तो फंडेड है या तो बूटस्ट्रैप्ड है। फंडेड यानी कि यही जो अभी मैं समझा रहा हूँ, ये पूरा फंडेड की कहानी है। और कोई बोलता है बूटस्ट्रैप्ड है, तो इसका मतलब मैंने किसी से भी बाहर वालों से पैसे नहीं लिया, सिर्फ अपने पैसे लगा के, खुद के पैसे लगा रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, उसे जितना पैसा आ रहा है वो भी बिजनेस में लगा रहा हूँ, उससे बढ़ते जा रहा है, मैंने एक्सटर्नल किसी से भी फंडिंग नहीं लिया। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, राइट? तो अब बात होती है कि ये वेंचर कैपिटल वाले सिर्फ और सिर्फ पैसे देते हैं क्या? उसके अलावा क्या देते हैं? मोटे मोटे तौर पे मैं समझाऊं तो 3 चीज होती है उनकी। एक, पहले तो पैसा तो ठीक है, उसके बाद में जो होती है इंडस्ट्री एक्सपर्टीज। ये वेंचर कैपिटल फर्म वाले ऐसे थोड़ी होते हैं कि आज मैं स्कूल में हूँ, स्कूल से पास हुआ, अपनी कंपनी है, बहुत पैसे पड़े, खोल दिया, ऐसा नहीं होता। वो जनरली क्या होता है, उनकी एक पूरी टीम होती है, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज होती है उनके पास। कैसी एक्सपर्टीज? क्या होगा कि उस फर्म में कोई ऐसा होगा जिसने ऑलरेडी स्टार्टअप करके छोड़ दिया, 10-15 साल स्टार्टअप बनाया, उसको बेच दिया, छोड़ दिया। या फिर कोई होगा कि जिसने ऑलरेडी काफी पढ़ा लिखा है, जिसको ऑलरेडी पता है कि ये बिजनेस इकोसिस्टम कैसे काम करता है, उसने उस इंडस्ट्री में 10 साल, 20 साल, 25 साल काम किया है। या फिर कुछ होगा, ऐसे पूरी पूरी टीम होती है इनके पास। क्या होता है ना, पूरी एक्सपर्टीज होती है, मार्केट के अंदर की हर एक इनसाइट इनको पता होती है कि कैसे चलना है, मार्केट में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। दूसरा, इनके पास क्या होता है? नेटवर्क एक्सेस, क्योंकि ये वेंचर कैपिटल हजारों कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हजारों कंपनीज को देख रहे होते हैं और कुछ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो इनके पास ऑलरेडी नेटवर्क हो गया होता है कि इनको पता होता है, इनके इनके साथ बहुत से लोग कनेक्टेड होते हैं। आपको अगर कस्टमर चाहिए बिजनेस के लिए तो वो कनेक्टेड होंगे, पार्टनर्स चाहिए बिजनेस के लिए तो वो कनेक्टेड होंगे, अगर आप हायरिंग करना चाहते हो, आपको बहुत अच्छे टॉप टैलेंट्स चाहिए, तो वो भी इनके नेटवर्क में अवेलेबल होता है, ये होता है। और तीसरी चीज होती है मार्केट कॉन्फिडेंस। अभी मान लो कोई छोटा सा स्टार्टअप है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो अपना बस पैसे लिए अपना स्टार्टअप कर रहा है,
उसमें आप इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, या फिर कोई दूसरा, कोई मान लो कोई स्टार्टअप है, उसको वाई कॉम्बिनेटर आप लोगों ने सबने सुना होगा, मान लो कि वाई कॉम्बिनेटर से फंडेड है हमारा स्टार्टअप, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस किसमें ज्यादा आता है कि कोई बड़ा आदमी हमारे स्टार्टअप में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो उसको देख के जो छोटे लोग होते हैं या फिर जो नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं या फिर जो भी बाकी लोग होते हैं, उन सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार उसने इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, राइट। तो ये ब्रॉडर लेवल पे ये तीन चीजें होती है, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, नेटवर्क एक्सेस और मार्केट कॉन्फिडेंस, ये मिलता है वीसी से पैसे के अलावा। अब समझते हैं कि जो वेंचर कैपिटल होता है ना, उसमें रोल्स क्या होते हैं। जैसे भी आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह में होगा तो वहां पे रोल्स होते हैं कि एसडी में कोई काम कर रहा है, SD1, SD2, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ऐसे करके। तो वैसे ना वेंचर कैपिटल में भी रोल्स होते हैं। तो मैं समझाता हूँ कि वेंचर कैपिटल के रोल्स क्या होते हैं। दो तरह के रोल्स होते हैं। एक एक कैटेगरी जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होगे ना, ये एक्सपर्ट रोल्स, जो लेफ्ट साइड का कॉलम है ये एक्सपर्ट रोल्स का कॉलम है, जो राइट साइड में है वो एंट्री रोल्स का। तो जो एक्सपर्ट रोल्स क्या होता है, ये मैं एकदम सीनियोरिटी हायरार्की के हिसाब से लिखा हूं। मतलब जो मैनेजिंग पार्टनर है वो सबसे टॉप पे है, फिर उसके नीचे आता है जनरल पार्टनर, फिर उसके नीचे आएगा प्रिंसिपल या फिर वेंचर पार्टनर, फिर उसके बाद आता है एसोसिएट, फिर उसके बाद आता है एनालिस्ट, उसके बाद आता है इंटर्न। ये जनरल है, ऐसा नहीं कि इसको आप एकदम रूल ऑफ थंब भी मान लो। कोई कोई पोजीशंस ऊपर नीचे कर देते हैं, कोई कोई रोल भी क्लियर डिफाइंड नहीं होता है। मैं अब जनरल बताता हूँ। तो जो मैनेजिंग पार्टनर क्या होता है, वो सबसे सीनियर लीडर होता है, वो ये सारा स्ट्रेटेजी कैसे करना है, फंड रेस कहाँ से करना है, रिलेशनशिप जो बाकी इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, वो काम किसका होता है, मैनेजिंग पार्टनर। और जो जनरल पार्टनर क्या होता है, वो डिसीजन मेकर होता है, डील्स आइडेंटिफाई करता है। डील्स आइडेंटिफाई यानी कि कौन से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, फिर नेगोशिएट करता है कि भाई मैं तुझे इतना पैसा दे रहा हूँ, मुझे बदले में इतना इक्विटी दे दे। और बाकी जो सपोर्ट का फंक्शन होता है, अपनी जो भी पोर्टफोलियो कंपनीज है उनको कैसे सपोर्ट करना है। फिर होते हैं प्रिंसिपल्स और वेंचर पार्टनर, इनके पास क्या होता है, इंडस्ट्री नॉलेज होता है, ये ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में करके आए, कुछ काम करके आ चुके होते हैं, तो इनको ऑलरेडी पता होता है कि वो इंडस्ट्री कैसे काम आती है। फिर उसके बाद जो क्या होता है, एंट्री रोल्स में आते हैं। एंट्री रोल्स में तीन होता है, एसोसिएट, एनालिस्ट और इंटर्न। एसोसिएट क्या होता है, जनरली वो सोर्सिंग का काम कर रहा होता है, ड्यू डिलीजेंस हल्का फुल्का कर रहा होता है, मेमो तैयार कर रहा होता है, फाउंडर्स के साथ इंटरेक्शन छोटे मोटे करना, थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी, लुकआउट फॉर स्टार्टअप्स की, कौन से स्टार्टअप्स अच्छे हैं, अट्रैक्टिव हैं, क्या चल रहा है। फिर उससे नीचे थोड़ा होता है एनालिस्ट। इन दोनों का जो रोल होता है लगभग काम लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत सीनियोरिटी का फर्क होता है। इन एनालिस्ट का मेन काम होता है इंडस्ट्री रिसर्च करना, ड्यू डिलीजेंस करना, फिर से सोर्सिंग वगैरह करना, ये होगा। फिर उसके बाद आता है इंटर्न्स। इंटर्न्स क्या होते हैं, वो इंटर्न्स जिनको जानना होता है कि वीसी फंड कैसे काम कर रहा है। तो सेम एसोसिएट एनालिस्ट जैसा ही काम होता है, बट बहुत छोटे स्केल पे हो रहा होता है। एक फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह वो कर रहे होते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये सब चीजें हो गई, ये हो गया रूल्स। अपना इस रोल्स में भी ऐसा सीन होता है कि मैं लिख के बताया नहीं ना। तो ये जो होते हैं ना एक्सपर्ट रोल्स, कैसे होते हैं, ये होता है एक मैनेजिंग पार्टनर, जनरल पार्टनर, प्रिंसिपल और वेंचर पार्टनर। इनको क्या होता है ना, शेयर मिलता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट का शेयर मिलता है, मतलब प्रॉफिट का शेयर मिलता है, इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए किसी स्टार्टअप में, ठीक है। मान लो मैंने 100 करोड़, 50 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब वो बन गए 300 करोड़। तो 100 करोड़ जो है वो प्रॉफिट हो गया। अब उस प्रॉफिट का ना 20%, 100 करोड़ का 20% कितना हो गया, 20 करोड़। तो जो 20 करोड़ है वो मेरे को भी, वो मुझे भी मिलेंगे, अगर जो भी एक्सपर्ट रोल्स में जो लोग होंगे। प्रपोर्शन वेरी कर सकता है, प्रपोर्शन वेरी कर सकता है, मतलब कि 20 करोड़ है तो हो सकता है कि ये मैनेजिंग पार्टनर को 15 करोड़ मिले, मैनेजिंग पार्टनर को 10 करोड़ मिले, इसको 8 करोड़ मिले, राइट, इसको 2 करोड़ मिले, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये प्रोपोर्शन वेरी करता है। लेकिन जो ये जो 20% है ना, वो इनको प्रॉफिट में भी जितना प्रॉफिट जनरेट करे उसका 20% ये लेके जाते हैं। जो इस रोल में काम कर रहे होते हैं इनमें बटता है 20% जो प्रॉफिट का। लेकिन जो एंट्री रोल में हो रहे होते हैं इनको कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये एंट्री रोल है। अब देखो ये एंट्री रोल और एक्सपर्ट रोल का क्या सीन है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा स्किल है जिससे कि आपकी फर्म को बहुत अच्छी मदद मिल रही है, या फिर आप फंड के लिए आप कुछ लेके आ रहे हो, वैल्यू लेकर के आ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका हक बनता है ना प्रॉफिट का शेयर लेने का। तो इसके लिए वो एक्सपर्ट रोल्स को पैसे देते हैं। जो एंट्री रोल्स है तो आप तो जस्ट घुसे हो वीसी इंडस्ट्री में, तो इसमें आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते रहते हैं। आप इनका एंट्री रोल से आपको किसी भी तरह शिफ्ट होना होता है एक्सपर्ट रोल्स में, क्योंकि असली जो गेम, जो बड़ा गेम खेल रहे होते हैं वो एक्सपर्ट रोल्स वाले खेल रहे होते हैं। तो जब आप एंट्री रोल में जाते हो तो आपका मोटिव ये होता है कि मैं किसी तरह सीखूं, समझू कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है। फिर धीरे धीरे मैं स्ट्रेटेजिक पोजीशन में पहुंच जाता हूँ। भले प्रॉफिट नहीं मिलता लेकिन वहां पे भी पे अच्छा है। ओके, चलो। फिर स्टेजेस होता है। तो वीसी जो फंडिंग होती है वो कौन कब, 4 स्टेज की कंपनीज होती है जनरली। यहाँ पे मैं आपको सब फंडा समझाता हूँ कि वो जो सीरीज A, B, C वो सबका जो भी सीन है, ठीक है। सबसे पहली होती है ये अर्ली स्टेज कंपनी। रुको मैं इसका थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा दूं, राइट। हाँ, ये हो गया अर्ली स्टेज, ग्रोथ स्टेज, लेट स्टेज और एग्जिट स्टेज, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो जो अर्ली स्टेज
चार तरह के स्टेजेस होते हैं, कोई भी स्टार्टअप होता है ना वो चार स्टेज में होगा। अगर कोई स्टार्टअप है जस्ट अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो इसको ना मैं थोड़ा ऐसे भी समझा सकता हूँ कि कोई भी स्टार्टअप है वो जस्ट अभी अभी मान लो स्टार्ट हुआ है, तो वो एकदम अर्ली स्टेज में है, फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, कस्टमर्स आते हैं, रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा बनना बनना चालू होता है, लेकिन लॉस में ही होता है, उसके बाद थोड़ा जाके और लेट स्टेज पे पहुंच जाए, उसके बाद आता है एग्जिट स्टेज। तो जनरली ये ऐसे चल रहा होता है, राइट। चार स्टेज। अब मैं एक एक स्टेज समझाता हूँ कि क्या होता है अर्ली स्टेज। तो अर्ली स्टेज के अंदर क्या क्या आता है? पहला आता है एंजल फंडिंग। एंजल फंडिंग क्या होता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो एंजल्स जो आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जनरली कौन इन्वेस्ट करेगा? जिसके पास पैसे होता है। इंडिविजुअल जब इन्वेस्ट कर रहा होता है, जब आपके पास सिर्फ दिमाग में एक आइडिया है, तो उसको क्या बोलते हैं? एंजल फंडिंग। एंजल फंडिंग बोलते हैं उसको, राइट। एंजल फंडिंग। अगर उसके बाद फिर आता है प्री सीड फंडिंग। इसका मतलब क्या है कि एंजल्स ही और फिर छोटे छोटे और अर्ली स्टेज के जो वीसीज वगैरह होते हैं, छोटे वीसी फर्म्स भी होते हैं या फिर बड़े वीसी फर्म, वो भी इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि आप अपना टीम बना सको, अपने प्लान को एक अच्छे से रिफाइन कर सको, पूरा प्रॉपर मार्केट रिसर्च वगैरह कर सको। फिर आता है सीड फंडिंग। सीड फंडिंग मतलब ये जैसे जैसे हम मैं देखो जैसे जैसे नीचे 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 बढ़ता जाऊंगा ना, तो वैसे वैसे जो पैसा है, पैसा जो है ये बढ़ता जाएगा, राइट। उतना उतना ज्यादा पैसा आप रेज करते जाओगे। तो जो सीड फंडिंग होता है उसके बाद आप थोड़ा और अर्ली ऑपरेशन के लिए और प्रोडक्ट में डेवलपमेंट कर सको ताकि और ग्रोथ ले सको, तो सीड फंडिंग। फिर आता है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ से सीरीज ए। ग्रोथ स्टेज में क्या क्या आता है? सीरीज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जैसे जाता ही रहेगा वो नीचे नीचे तक, पूरा ग्रोथ स्टेज ही होता है। उस ऑपरेशन को स्केल करना होगा, टीम को एक्सपांड करना, बूस्ट ट्रैक्शन को बूस्ट करना, यानी कि आप जो भी कोई एक मैट्रिक होगा ना जिसको ट्रैक कर रहे हो कि मेरे प्लेटफॉर्म पे कितने नंबर ऑफ यूजर्स है, फिर एक यूजर से मेरे पास कितने पैसे बन रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये सबको ट्रैक करना, ये सब होता है ग्रोथ। अब क्या इसका लॉजिक है क्या? सीरीज ए, बी, सी, डी, इनका कोई प्रॉपर डेफिनेशन है? नहीं। मैंने अभी फंडिंग रेस की सीरीज है, अब मैं कुछ टाइम बाद वापस रेस कर रहा हूँ, तो उसको मैं बोलूंगा ए के बाद क्या आता है? बी, तो इसलिए नाम रख दिया सीरीज बी। सीरीज बी के बाद क्या आता है? सी। सी उससे जनरली क्या होता है, जैसे जैसे मैं आगे आगे सीरीज में जाता हूँ, फंडिंग का अमाउंट जल्दी जनरली बढ़ते जाता है और वैल्यूएशन जनरली बढ़ते जाता है, राइट। तो ये हो गया, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं कि सीरीज ए फंडेड, सीरीज बी फंडेड, सीरीज सी फंडेड। तो जनरली जो होता है ये होते हैं, अगर कोई भी स्टार्टअप सिर्फ एंजल फंडेड है, प्री सीड है, फिर सीड फंडेड है, तो वो जनरली अभी छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रहा है। फिर ग्रोथ स्टेज में अगर कोई स्टार्टअप बोलता है कि मैं सीरीज ए फंडेड हूँ, बी फंडेड हूँ, तो इसका मतलब वो ग्रोथ स्टेज पे उस पर अच्छी खासी फंडिंग हो चुकी है। फिर लेट स्टेज में मतलब सीरीज सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, जितना लगाना लगा दो। तो उसमें क्या होता है? सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े वीसी फर्म्स, बड़े बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सारे आ जाते हैं। फिर आ जाता है एग्जिट स्टेज, मतलब कि आपकी कंपनी काफी बड़ी हो चुकी, अब इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया उनको एग्जिट चाहिए, राइट। कि जितना भी पैसा लगा उसको उनको क्या फायदा पैसा देके, उनको तो बदले में रिटर्न चाहिए ना। तो आप क्या 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 करोगे? सब तो तीन ऑप्शन होते हैं जनरली कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन, आईपीओ, कंटिन्यूड ऑपरेशन। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन, एमएनए, इसका मतलब क्या होता है कि कोई बड़ी कंपनी आई, आपके कंपनी को खरीद के लेके गई। अभी जैसे देखो रिसेंट न्यूज में है कि मिनिमलिस्ट को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खरीद लिया, तो ये हो गया एमएनए का पार्ट। तो एग्जिट कैसे कैसे मिल सकता है? कोई बड़ी कंपनी आई, आपके स्टार्टअप को खरीद लिया। दूसरा आईपीओ, स्टार्टअप शेयर मार्केट में लिस्ट होना है, तो सबसे पहली बार जब लिस्ट हो रहा होता है, जब पहली बार जनरल पब्लिक के पास जाता है, तो क्या लेके आता है स्टार्टअप? आईपीओ। फिर आता है कंटिन्यूड ऑपरेशन, बोलते हैं कि ना मुझे ये करना है ना मुझे ये, तीसरे ऑप्शन में मुझे जाना है कि मुझे प्राइवेट ही रखना है और रिटर्न जो भी बनता रहेगा मैं लौटा 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 दूंगा लोगों को। ग्रेट। तो ये सारे चारों स्टेजेस आपको क्लियर हो गए। फिर अब बताते हैं कि जो डील्स जो होती है ना, ये इन्वेस्टर्स डील कैसे करते हैं। तो इनके ना चार स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है सोर्सिंग। सोर्सिंग का मतलब क्या कि पता करो कौन से स्टार्टअप्स में हम फंड कर सकते हैं, कौन से अच्छे स्टार्टअप्स हैं, तो कौन सा स्टार्टअप अच्छा कर रहा है जो कि हमारे लिए फायदे का होगा, जिसमें मैं बेट ले सकता हूँ। तो वो काम क्या हो गया? सोर्सिंग। पोटेंशियल जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और आइडेंटिफाई करना होता है उसी को कहते हैं सोर्सिंग। फिर आता है ड्यू डिलीजेंस। अब कोई भी बंदा बोल, अब जैसे आप शार्क टैंक वगैरह देखते हो, वहां पे बोलता है मेरा इतना करोड़ रुपया रेवेन्यू है, मेरे पास इतने कस्टमर्स है, मैंने ये बनाया है, मेरे पास ये लाइसेंस है वगैरह वगैरह। तो ऐसे थोड़ी ना कोई बात पे मान लेता है, हमें देखना पड़ता है ना कि वो बंदा सच बोल रहा है या नहीं। हमें जांच पड़ताल करनी पड़ती है ना, जो हिंदी में जिसको जांच पड़ताल कहते हैं ना, उसी को कहते हैं इंग्लिश में ड्यू डिलीजेंस। तो इसका मतलब हम पहले देखेंगे कि एक्चुअल में उसको हम बोलेंगे भाई तुम अपने स्टेटमेंट्स लाओ, जो भी है तुम्हारे इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह जो भी है तुम्हारे, जो भी कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो मैं देखूंगा, जो भी तुम्हारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो मैं देखूंगा, सब पता करूंगा कि सब कुछ सही है कि नहीं, तुम्हारा बिजनेस सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। ये होता है ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस। उसके बाद क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहने उसके सब कुछ हो गया, उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि मैं तेरे को इतना पैसा देता हूँ। जो इन्वेस्टर्स होंगे वो बोलेंगे कि मैं 10 करोड़ देता हूँ, मुझे बदले में 10% चाहिए। स्टार्टअप फाउंडर बोलेगा नहीं मैं 10% देता हूँ, बदले में 2% चाहिए। तो ये जो नेगोशिएशन वगैरह का पार्ट होता है उसको हो जाने के बाद इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद क्या होता है? पोस्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया उसके बाद ये क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स गाइड करते हैं कि आगे आपको ऐसे करना है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको हेल्प करेंगे, एक बोर्ड का सीट ले लेंगे वो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है जब स्टार्ट कर रहे होते हैं ना हम वीसी करियर में, जो एंट्री लेवल रोल्स है, तो स्टार्टिंग में सब मेजर काम क्या होता है पता है आपको? सबसे मेजर काम आपका स्टार्ट में होता है कि सोर्सिंग करना। सोर्सिंग करना यानी कि सब आपको पता करना होता है स्टार्ट में कि कैसा
कौन से स्टार्टअप्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जाके स्टार्टअप के बारे में पता लगाओ, नेटवर्क में अपने ढूंढो, या फिर इवेंट्स में अटेंड करो, या फिर जो कंपनी के जो एक्सेलरेट डेमो डेज हो रहे होते हैं वगैरह वहां पे अटेंड करके वहां से पता करो। तो ऐसे करेगा, फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आप, ये है ना, ये जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप यहाँ पे नीचे नीचे जाते रहोगे लीग में। मतलब कि आप स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा सोर्सिंग कर रहे होगे, उसके बाद आप ड्यू डिलिजेंस करना आपको चालू कर दोगे, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे, उसके बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट स्टेज में आप इन्वॉल्व होना चालू हो जाओगे। करेक्ट। तो चलो ये समझ में आ गया। अब रिस्क एंड रिटर्न की बात करते हैं। तो क्या होता है ना कि जो 70% से ज्यादा वीसी डील्स होते हैं ना वो जनरली कोई खास रिटर्न नहीं बनवाते। मतलब वैसे भी ऑलरेडी 30-40% स्टार्टअप जो होते हैं वो तो ऑब्वियसली फेल ही हो जाते हैं। 30-40% जो स्टार्टअप्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली फेल हो जाते हैं। और जो बचे कुछ कुछ होते हैं वो वन टाइम रिटर्न देते हैं, यानी कि 10 लाख डाला तो 10 लाख का स्टार्टअप में डाला तो 10 लाख ही मिल रहा है 4 साल बाद। तो क्या एक्चुअल में तो वो नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि टाइम भी चला गया, पैसे भी उतने के उतने ही रह गए, इन्फ्लेशन ने खा गया पैसा हमारा। बट कुछ जो स्टार्टअप्स होते हैं हमारे पोर्टफोलियो के वो बहुत ज्यादा, कोई 100x 10x 50x 1000x तक भी जा सकता है, इतने बड़े बड़े रिटर्न दे देते हैं। तो वो अकेला एक स्टार्टअप, जैसे मान लो 10 स्टार्टअप है आपके पास, 9 स्टार्टअप छोटे छोटे रिटर्न दे रहे हैं या फिर फेल हो गए, लेकिन एक ही स्टार्टअप 100x रिटर्न दे दिया, तो फिर आपका जो टोटल पैसे के ऊपर जो रिटर्न है वो बढ़ जाता है। तो यही गेम खेलता है वेंचर कैपिटल। क्या करता है वेंचर कैपिटल, वो बड़ा रिस्क लेता है जहां पे पोटेंशियली रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो जनरली कितना रिटर्न जनरेट करता है, कोई भी वीसी फर्म बोलता है हमने पैसे इन्वेस्ट किए, हमने पैसे डाले स्टार्टअप में, जनरली वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है या फिर कितना बनाता है ऑन एन एवरेज। तो जनरली 3 to 5 टाइम्स होता है ऑन एन एवरेज। 3 टाइम्स तो जनरली सब बना ही देते हैं। अगर कोई भी इन्वेस्टर जैसे प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल अगर वो 3 टाइम्स से कम बना रहा है तो वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता ना, क्योंकि इतना और ये जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं ये आज डाला कल निकालते तो है नहीं, पैसे डाल देते 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल 12 साल। जनरली लाइफ साइकिल क्या होता है पता है, 10 साल का होता है। ये कोई भी वेंचर कैपिटल जो फंड रेज करता है वो 10 साल का लाइफ साइकिल होता है। क्लियर हो गया। तो क्या रिस्क, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा है कि फेलियर रेट ही 70% डील तो कुछ करेगी नहीं, जो 30% है उसमें से भी हार्डली 5-10% ही जो होंगे वो जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स बना करके देंगे। तो इसके लिए रिटर्न्स भी वहां से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब ये जो था वीसी पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि वीसी के खुद का पैसा तो नहीं लाएंगे। तो 3 चीजें होती है वीसी में। पहला स्टेज होता है फंड रेजिंग। फंड रेजिंग यानी क्या, जनरल पार्टनर्स। देखो क्या होता है, ये जो टर्म है ना ये आप बहुत बार सुनोगे, लिमिटेड पार्टनर्स, जनरल पार्टनर्स। लिमिटेड, लिमिटेड के नाम में क्या लगा है लिमिटेड, इसका मतलब क्या कि ये क्या करेगा, ये अपना ये जो एलपी है ये मनी ये जीपी को क्या दे देता है, पैसे दे देता है और बोलता है कि भाई ये ले मेरे पैसे और इस पैसे को मुझे इतने साल बाद अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे दे, मैं तुझे पैसे दूंगा, बाकी इस फंड को कैसे लिखना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या कौन से लोग लगेंगे, क्या क्या करना है, वो सब जिम्मेदारी जीपी की यानी जनरल पार्टनर के। तो और ये एलपी कौन होता है, एलपी कोई भी हो सकता है। अगर आप कोई बिलियनर हो तो आप एक एलपी, आप एक मिलियनर हो तो आप एक एलपी बन सकते हो। या फिर कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट जैसे जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, इन सबके खुद के एक प्राइवेट इन्वेस्टिंग आर्म होते हैं जहां पे कि वो पैसे दे, उनके पास काफी पैसे ऑलरेडी इतने सारे पैसे पड़े हो जिनके, या फिर जिसके पास जनरेशनल वेल्थ हो, जैसे आप सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन बिजनेस हो, आपके पास काफी पैसा पड़ा है तो उसको बढ़ाना है ना आपको, राइट। वो पैसा पड़े पड़े तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आप बोलोगे कि जाके वेंचर कैपिटल के जीपी जनरल पार्टनर को दे दोगे कि ये ले मैं इतना 50 करोड़ देता हूँ 100 करोड़ देता हूँ, तो इसको इन्वेस्ट कर आगे जाके। तो इनके साथ ये समझ में आएगा। तो जो सबसे पहला 3 स्टेज होते हैं, पहला फंड रेजिंग करता है, कोई भी फंड बना तो सबसे पहले जनरल पार्टनर जाएगा, पहले पैसे उठाएगा। स्टार्टअप में पैसे लगाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, अब वो पैसे आपको कहां से मिलेंगे, लिमिटेड पार्टनर। फिर दूसरा स्टेज क्या आता है, दूसरा स्टेज होता है इन्वेस्टिंग का। इसमें क्या होता है, स्टार्टअप्स लेता है इन स्टार्टअप वीसी जो होता है वो पैसा डालता है स्टार्टअप में, बदले में शेयर्स ले लेता है। जैसे 1 मिलियन डाल रहा हूँ तो 10% स्टैक मेरा होगा। तो पहले फंड रेज किया, उसके बाद उस पैसे को डिप्लॉय किया। अब कुछ टाइम हो गया, उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई ये पैसे अब मुझे रिटर्न चाहिए, तो तुम एग्जिट दिलाओ हमको, या तो तुमको कोई कंपनी खरीद लेगी या तो तुम शेयर मार्केट में चले जाके लिस्ट हो जाओ, तो हमको हमारा पैसा मिल जाएगा। हो गया। अब ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कि जो वीसी फंड का जो लाइफ साइकिल होता है जनरली 10 साल का होता है और टीम उनकी बहुत छोटी होती है, 5 से 20। जनरली ये नॉर्मल वीसी फर्म का, कोई बहुत ही बड़ा वीसी फर्म होगा तो उसमें 100-200 एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, बट जनरली वो छोटे छोटे टीम में ही ऑपरेट करते हैं, छोटा और एफिशिएंट टीम होती है उनके। फिर वीसी फर्म पैसे कैसे बनाते हैं, देखो क्या करते हैं ना, वीसी फर्म मैं आपको 2 तरीके से पैसे बनाता है। एक चार्ज करते हैं ये मैनेजमेंट फी, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना मैनेजमेंट फी, ये क्या करते हैं। और दूसरा होता है कैरिड इंटरेस्ट। देखो ये कैरिड इंटरेस्ट मैंने बताया था ना, जो ये एक्सपर्ट रोल्स होते हैं, एक्सपर्ट रोल्स उनको मिलता है, कितना मिलता है,
20%, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना 20%, 20% प्रॉफिट का मिलेगा। और फिर जो होता है मैनेजमेंट फी, अब देखो फंड का जो डे टू डे जो खर्चे वर्चे चलाने उसके लिए पैसे चाहिए ना, तो उसके लिए मैनेजमेंट फी। अब देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो आप ना $100 मिलियन उठा करके लेकर के आ गए। अब ना इसमें दो चीजें दो तरीके से मेरे पास पैसे बनेंगे, एक तो मैनेजमेंट फी और एक कैरिड इंटरेस्ट। जो कैरिड इंटरेस्ट है ये कुछ नहीं है, फैंसी टर्म है प्रॉफिट का शेयर। कैरिड इंटरेस्ट को क्या आप बोलोगे, इसको कैरिड इंटरेस्ट को मतलब आप ऐसे समझो कि ये प्रॉफिट का शेयर है, यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा, कि कितना हिस्सा, कितना परसेंट आपको प्रॉफिट का मिलेगा, उसको बोलते हैं कैरिड इंटरेस्ट। तो मैनेजमेंट फी क्या होता है, 2 साल हर साल चार्ज करेगा पर ईयर। यानी कि अगर मैंने $100 मिलियन लिमिटेड पार्टनर से उठा करके लेके आ गए, तो हर साल $2 मिलियन मैं लेता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने फंड के खर्चे देखने हैं, हर साल $2 मिलियन ऐसे लेता रहूंगा जब तक कि मेरा फंड है, जो भी एग्रीमेंट वगैरह में बना। फिर कैरिड इंटरेस्ट, जब लास्ट में उस पैसे को मैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दूंगा, उसके बाद हमको स्टार्टअप एग्जिट दिला देगा, तो उससे जितना भी रिटर्न जनरेट होगा, तो जो प्रॉफिट होगा ना उसका 20% भी फंड को चाहिए। क्लियर, समझ में है ये? इसी को ना हम लोग 220 रूल भी बोलते हैं, 220 रूल। हर जगह सुनोगे प्राइवेट इक्विटी। देखो ये बात मैं वेंचर कैपिटल के बता रहा हूँ, ये जो ऑपरेशन जो सिस्टम्स जो है ना, ये सब कुछ सेम टू सेम प्राइवेट इक्विटी के लिए भी सेम ही है। तो अब मैनेजमेंट फी किस 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 के लिए यूज होगा पता है? सैलरीज देने के लिए, जो भी आपकी टीम होगी वेंचर कैपिटल सैलरी, उनको हेल्थ इंश्योरेंस देना है, ट्रैवलिंग का खर्चा, नेटवर्किंग का खर्चा, रिसर्च का खर्चा, ड्यू डिलिजेंस का खर्चा, ऑफिस का बिल, बिजली का बिल, खाने का बिल, पीने का, ये सब जो भी चीजें होती है, ये सब खर्चा किसमें आएगा? मैनेजमेंट फीस। जो 2% हर साल का जो चार्ज करूंगा वो होता है मैनेजमेंट फी। फिर उसके बाद आता फ्लो ऑफ कैपिटल, वो तो मैंने समझा दिया। तो क्या होता है, कोई भी वीसी फर्म होता है, वीसी फर्म बन गई हमारी, और सबसे पहले क्या करूंगा, मैं लिमिटेड पार्टनर के पास जाऊंगा। ये लिमिटेड पार्टनर है, वो पैसा डाल देगा, बोलेगा कि ये लो पैसा। तो इससे जो भी पैसा आएगा उसको मैं बोलूंगा वीसी फंड। इससे जो भी पैसा आया उसको मैं बोलूंगा वीसी फंड। अब इस वीसी फंड से हर साल 2% कंपनी लेगी। कौन सी कंपनी? वेंचर कैपिटल, यही कंपनी है जो भी हमारी। जैसे मान लो कि कोई एक एग्जांपल ले लो, जैसे ब्लूम वेंचर्स है, तो ब्लूम वेंचर्स ने $100 मिलियन रेज किए लिमिटेड पार्टनर से। तो अब उस $100 मिलियन का हर साल 2%, यानी कि $2 मिलियन हर साल मैं लेता रहूंगा एज ए मैनेजमेंट फी। फिर लास्ट में जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसका 20% मैं ले लूंगा, 20% मैं ले लूंगा, और ये 80% ये लिमिटेड पार्टनर जिनका पैसा था वो ले लेंगे। मैं आपको ऐसे जनरली बताऊं तो क्या होता है पता है, जितना भी आप पहले पैसा लिमिटेड पार्टनर से उठाते हो, इन्वेस्ट करते हो, जितना पैसा आपने उठाया था सबसे पहले आप वो रिटर्न कर देते हो लिमिटेड पार्टनर को। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 80% आप लिमिटेड पार्टनर को दे देते हो, 20% अपने पास रख लेते हो। जनरली ऐसा होता है। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है। कोई बोलता है कि मुझे, अगर लिमिटेड पार्टनर ने ऐसा कंडीशन लगा दिया कि पहले मुझे इतना परसेंट रिटर्न चाहिए उसके बाद ही तुमको प्रॉफिट दूंगा, तो वैसा भी हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है जो अग्रीमेंट बनता है ना जनरल पार्टनर या फिर वीसी फर्म के बीच में और लिमिटेड पार्टनर के बीच में, सब कुछ शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट जो बोलते हैं, एसएचए, उसमें डिपेंड करता है उसमें क्या टर्म्स आपने लिखे हैं। ये मैं बहुत जनरल बता रहा हूं आपको। फिर उसके बाद के स्टार्टअप में कैसे कैसे वैल्यू रेज करते हैं। सबसे पहले फंड रेजिंग में सपोर्ट, आपको पैसे में आगे आगे जैसे भी पैसे रेज करने मैं अपने कनेक्शंस के साथ लेता रहूंगा। दूसरा, डोमेन एक्सपर्टीज, मेरे पास ऑलरेडी ऐसे लोग होंगे जो आपके डोमेन में बहुत टाइम से काम कर चुके होंगे। फिर तीसरा आता है टैलेंट एक्विजिशन, आपको नए नए लोग हायर करने या फिर नए नए सेक्टर्स में घुसना है तो कैसे कैसे करना है, वो सीन होगा। कस्टमर एक्विजिशन, वही कि आपको नए नए कस्टमर्स लाने के तरीके दिलाने के लिए या फिर आपको कई सेमिनार्स दिलाने के लिए या फिर किसी के साथ टाइप कराने के लिए जिससे कि आपके कस्टमर बन सके, उसमें मैं हेल्प कर सकता है वीसी। मार्केटिंग वगैरह करना है, ब्रांडिंग वगैरह कैसे करना है, उसमें हेल्प कर सकता है। स्ट्रेटेजिक एडवाइस चाहिए कि प्रोडक्ट में ऐसा डेवलपमेंट करना है, हमें ये चेंजेस करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, वो हो सकता है। ऑपरेशनल सपोर्ट की, अपने लीगल चीजों को कैसे मैनेज करें, ऑपरेशनल चीजों को कैसे मैनेज करें, फाइनेंशियल्स को अपने कैसे मैनेज करें, तो वो सपोर्ट दे सकता है। फिर क्या आता है एग्जिट प्लानिंग, यानी कि अब स्टार्टअप्स को एग्जिट कैसे कराना है, कुछ कोई तकलीफ का टाइम आ गया तो उस टाइम पे कैसे हैंडल करना है। जो स्टार्टअप्स फाउंडर्स होते हैं उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन वीसी ऑलरेडी डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस उनके पास होता है, तो उनको पता होता है कि कैसे चीजें ऑपरेट हो रही है, तो उस टाइम पे भी ये मदद कर सकते हैं। तो जनरली ऐसे बहुत तरीके से, सिर्फ कैपिटल ही नहीं होता, ये सब चीजों की वजह से वो ज्यादा फेमस होता है वीसी। अब इश्यूज क्या होता है कि बहुत बार पास्ट में ऐसा हुआ है कि फाउंडर्स के साथ कभी कभी ज्यादा फोर्सफुल हो जाते हैं वेंचर कैपिटल वीसीज जो होते हैं, जो भी उनके साथ ऐसे ऐसे डील साइन कर लेते हैं, ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो कि फाउंडर के लिए बिल्कुल भी फायदे का नहीं होता है, पूरा का पूरा भी अपने तरफ ही होता है। जैसे जैसे मान लो कोई कोई स्टार्टअप है जो कि ऑलरेडी पैसे नहीं बना रही है, और कोई वीसी जाके उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, बदले में बोल रहा है कि मुझे परसेंट ऑफ रेवेन्यू भी चाहिए जब तक कि मेरा इतना टाइम्स पैसा वापस ना आ जाए, उसके बाद में मेरे पास इतने परसेंट शेयर्स भी होने चाहिए और बोर्ड में एक सीट भी होनी चाहिए,
और ऐसे हजारों तरह के कंडीशन लगा। अब तुम इतने कंडीशन लगा के उसको पैसे दे रहे हो तो वो अपना बिजनेस कैसे करेगा, राइट? तो ये सब अग्रेसिव टैक्टिक्स अपनाते हैं, इसकी वजह से क्यों खराब है ये वीसी इंडस्ट्री, वो मैं बता रहा हूँ। क्यों उसका नाम कभी कभी थोड़ा गलत डार्क शेड में भी ले लिया जाता है, दूसरे फाउंडर्स के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते, और मेन और क्या, डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। हाँ, अब बायसेस हो सकते हैं कि मैं जहां से हूं मैं वहीं के फाउंडर्स को इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा कुछ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट बायसेस, कल्चरल बायसेस हो सकता है। पुअर ड्यू डिलिजेंस, यानी कि स्टार्टअप भले ही कुछ भी अच्छा नहीं है, उसमें मैंने सब कुछ पता कर ली, पता करने के बाद भी मुझे पता चल रहा है कि स्टार्टअप में कुछ गड़बड़ है, फिर भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। या फिर मैंने अच्छे से मेहनत ही नहीं की पता करने के लिए कि स्टार्टअप जो बोल रहा है वो सब सही है कि नहीं, लीगली सब सही है, फाइनेंशियली सब सही है कि नहीं, ये सब के लिए मैंने मेहनत ही नहीं की। तो पुअर ड्यू डिलिजेंस करके आपने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे एलपीज के। फिर क्या, डिस्ट्रक्टिव आइडियाज, ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका सोसाइटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। शॉर्ट टर्म फोकस है कि आपको क्विक रिटर्न चाहिए, फाउंडर आया है वो बड़ा गेम खेलने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आपको क्विक रिटर्न चाहिए। आप बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हो, या फिर आप इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ाते जा रहे हो, जैसे बाइजूस वगैरह के केस में कैसा सीन हुआ। या फिर बहुत ज्यादा क्या होता है कि कभी कभी हो जाता है कि आप ऐसा सिचुएशन बना दे रहे हो जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ वो वीसी को, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया कि आप इतने सारे क्लाउसेस वगैरह लगा रहे हो कि पूरा पावर सब आपकी तरफ से शिफ्ट हो जा रहा है, राइट? तो ये सारे कारणों की वजह से थोड़ी वीसी इंडस्ट्री बदनाम है, बट ओवरऑल ये इंडस्ट्री अच्छी है। इस हर जैसे कि हर इंडस्ट्री का एक डार्क साइड होता है, एक गुड साइड होता है, तो वैसे ही आपको दोनों साइड मैंने आपको इस वीडियो में पूरा समझा दिया। इसके बाद आपको कभी भी वेंचर कैपिटल के बारे में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके आपको समझाया सब कुछ, ठीक है? ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अब इसके बाद आपको कभी भी शायद समझने में दिक्कत नहीं होगी, जहां पे भी इन्वेस्टिंग की बात आ रही होगी, इन्वेस्टर्स की बात आ रही होगी। तो चलो, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने मिला होगा। तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगर आपको कुछ सीखने मिला। आप वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मुझे फीडबैक दो आप कमेंट में कि आप क्या चाहते हो, कैसा लगा आपको, आपका जो भी फीलिंग्स है आप मुझे समझाओ, ठीक है? तो फिर इसी बात पे मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो, बाय।